बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी देखी गई, लेकिन एक खबर ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तेजी को मंदी में तब्दील कर दिया। वो है इंतखाबात के हवाले से जो खबर आई है कि हो सकता है इंतखाबात मुलतवी हो जाए। इस हवाले से सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश हुई है और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आया मार्केट में, जिससे ब्रोकर्स के जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए और फिर मार्केट ग्रीन जोन से रेड जोन में दाखिल हो गई। 100 इंडेक्स 64,700 के लेवल पर आ गया। 65,300 आज बुलंद तरीन सतह 3 इंट्राडे का हाई था। इसके बाद हमने इंट्राडे का लो देखा 64,400। इंतखाबी अमल जो तेज़ हो रहा है और हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर जो डायरेक्शन डिवाइड है मुल्क में, उस हवाले से स्टॉक मार्केट पे एक मनफी असर मुरतब हो रहे हैं और इसी की वजह से सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हो रहा है। तो ओवरऑल सिर्फ 58 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ और मार्केट कल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। IMF से हमें एडवांस मिल गई है, उसका एक इम्पैक्ट आया, लेकिन मुल्क में जो एक गहमा गहमी है सियासी, उसकी वजह से सरमायाकार इंतहाई महदूद हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी मार्केट में डॉलर सस्ता हो गया है क्योंकि हमारे रिजर्व्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं और IMF से जो हमारी ट्रांच मंजूर हुई है उसका जो अमाउंट है वो रिजर्व में जब शामिल होगा तो आने वाले दिनों में डॉलर हो सकता है कि और सस्ता हो। डबे मार्केट में आज भी डॉलर सस्ता हुआ है। दौरान ट्रेडिंग 24 पैसे सस्ता हुआ है। 282 रुपये 18 पैसे से घटकर 281 रुपये 94 पैसे पे डॉलर आ गया है ओपे मार्केट में। और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 281 रुपये से घटकर 280 रुपये 80 पैसे पर आ गया। 31 पैसे की कमी देखी गई इंटरबैंक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ने अपने ज़खायर के दादुशुमार जारी कर दिए हैं, जो हर हफ्ते वो जारी करता है स्टेट बैंक, और इस हफ्ते की भी जारी कर दी है। एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 6 करोड़ 60 लाख डॉलर की अदायगी की गई, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 6 करोड़ 60 लाख डॉलर कमी से 8 अरब 15 करोड़ डॉलर रह गए हैं। और अगर मैं कमर्शियल बैंकों के ज़खायर इसमें शामिल कर लूँ तो ओवरऑल 13 अरब 25 करोड़ डॉलर मुल्क का मजमूई ज़खीरा है इस वक्त। अब बात आ जाती है IMF की, और IMF ने हमारे 70 करोड़ डॉलर का जो कर्ज है वो मंजूर कर लिया है और उसके बाद पाकिस्तान को 13 जनवरी को 70 करोड़ डॉलर मौसूल हो जाएंगे और 13 जनवरी तक मुल्क की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त पहली मिल चुकी है और 70 करोड़ डॉलर की किस्त की अप्रूवल दे दी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने। तो ये खुशाइन बात है, इससे थोड़े से रिजर्व्स हमारे बेहतर हो जाएंगे और रुपया हमारा थोड़ा अप्रिशिएट होगा एज कम्पेयर टू डॉलर। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि FBR ने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। FBR ने सीमेंट सेक्टर को 30 अप्रैल 2024 तक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी कर दिया, यानी मोहलत जो है वो 30 अप्रैल तक उसकी मियाद में तोसी कर दी है और 31 दिसंबर 2023 तक की मोहलत थी, जिसपे सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स और सीमेंट एक्सपोर्टर्स जो हैं वो पूरा नहीं उतरे। जाहिर सी बात है, हर बोरी पर जो सील होगी, जो कोड होगा, उसके लिए FBR ने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को या सीमेंट एक्सपोर्टर्स को जो है वो अहकाम जारी कर दिए और पास जारी करें, क्योंकि इस हवाले से सीमेंट सेक्टर्स ने FBR को वो रिस्पांस नहीं दिया था जिसकी तवक्को थी FBR की, और इस हवाले से चेयरमैन FBR से मुलाकात हुई और चेयरमैन FBR ने इनको डेडलाइन जारी कर दी कि इस डेडलाइन तक हर सूरत ट्रैक एंड पे सिस्टम की जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान सिंगल विंडो की जानिब से बैनुल अक़वामी तिजारती अमल को हमवार बनाने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। रूसी ज़बान में हेल्पलाइन सर्विस मुतारिफ करा दी है। ट्रांजिट ट्रेड के फ़रोग के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो ने यह बेहतरीन कदम उठाया। पाकिस्तानी मईशत को मजबूत बनाने के लिए PHW ने एक अहम संग मील अबूर किया। बैनुल अक़वामी तिजारत को फ़रोग PHW का रूसी ज़बान में मखसूस हेल्पलाइन सर्विस का आगाज़ हो गया है और उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताजिरों के लिए ये मखसूस हेल्पलाइन जो रूसी ज़बान में जिसका इजरा किया गया है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ ट्रांजिट माहिदों पर पहले ही दस्तखत किए हैं, तो ट्रांजिट माहिदों पर जो दस्तखत हुए हैं जिससे जो एक ट्रेड साइकिल को फ़रोग देने के लिए ये हेल्पलाइन मुतारिफ कराई गई है। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम में बताऊँगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो मसाइल हैं, जाहिर सी बात है सिंध और बलूचिस्तान के जो सड़ककार है वो इंतहाई ज़बो हाली की जानिब गामज़न है, क्योंकि यहाँ पर जो गैस और बिजली की जो निर्ख हैं वो दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं और इस हवाले से मुतादिद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई, लेटर्स भी लिखे, तवानाई मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा क्लैश सिचुएशन का सामना है। गैस प्राइसेस और गैस प्राइसेस की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और ऑब्वियसली 22% का इंटरेस्ट रेट है
फिर टैरिफ इंतहाई महंगा है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे बिजली और गैस के नर्ख पहुँच गए हैं, तो उससे सनअतकार इंतहाई परेशान है, उनके मसाइल को भी आज डिस्कस करेंगे। डॉलर आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ पर ट्रेड होगा, रिजर्व्स अब हमारे थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, दोस्त ममालिक से भी रकम हमें मिल जाएगी, कुछ कर्जे रोल ओवर हो जाएंगे, कुछ मजीद कर्जों के लिए हुकूमत ने जदोजहद करनी शुरू कर दी है कि मजीद कर्ज चाइना डेवलपमेंट बैंक से मिल जाएगा और रिजर्व्स हमारे बेहतर हो जाएंगे। 15 अरब डॉलर से हमारे रिजर्व्स तजावुज़ कर सकते हैं। हुकूमत इस हवाले से कोशिश कर रही है आइंदा आने वाले दिनों में किस तरीके से हमें रिजर्व्स बेहतर करने के लिए काम करना होगा। अफगान ट्रांजिट रेट के हवाले से भी हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डॉलर की पोजीशन को हम डिस्कस करेंगे। डॉलर जब 275 276 रुपये पर था तो फिर डॉलर 280 281 रुपये पर क्यों अब तक है, क्या मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा हम प्रोग्राम में स्टॉक मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। इस्लामिक बॉन्ड का इजरा हो रहा है, कारोबारी हफ्ते में पूरी स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन रही, आइंदा आने वाले दिनों में 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रहेगी। IMF से ट्रांच मिल गई है, अप्रूवल हो गई है, 14 जनवरी को रिजर्व हमारे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इस ट्रांच का इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं पड़ा, क्या सियासी गहमा गहमी स्टॉक मार्केट को आगे जाके शेक करेगी, ये तमाम पॉइंट्स हम तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है और स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा शेक हमने देखी इस हफ्ते। बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अमन अमान की ख़राब सूरत हाल भी एक बहुत बड़ी वजह है स्टॉक मार्केट जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। इसके अलावा रिजर्व्स और दीगर इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बहुत ज़्यादा हिचकोले खाते रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे, जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वीक रहे, सरमायाकार इंतहाई मोहतात रहे। और फिर मुल्क में गहमा गहमी है आम इंतखाबात की, डायरेक्शंस डिवाइड हैं इदारों की और इसको लेके सरमायाकार इंतहाई परेशान है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये हालात रहेंगे हमारे सामने, तो स्टॉक मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद एहसन मेहनती, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप लिमिटेड। बहुत शुक्रिया एहसन साहब। स्टॉक मार्केट की ओवरऑल पूरे हफ्ते की क्या कारकर्दगी रही? देखिए, कारकर्दगी तो काफ़ी ज़्यादा मुस्बत रही है और उसकी वजह ये कि इसी वीक में हमने देखा है कि IMF का ये जो $700 मिलियन का जो लोन है, ये अप्रूव हुआ कल। और फिर उसके बाद कल ही हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसकी यील्ड्स में तकरीबन 60 बेसिस की जो है वो देखी गई, जिससे तवक्कुआत नहीं कि आने वाले वक्तों में पॉलिसी रेट के अंदर जो है गिराव देखा जाएगा। और आई थिंक कि इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा जो है मोहतात हैं इस सिचुएशन को देखते हुए कि जो इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है स्टेट बैंक की तरफ से जो अनाउंस होगी वो क्या होगी। तो आई थिंक इसकी स्पेकुलेशन के अंदर, और हमने देखा कि लास्ट सेशन में यानी कि लेट सेशन के अंदर ऑयल प्राइसेस के अंदर भी इजाफा हुआ है कल से, काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिसके बाद हमने देखा है कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो ऑयल सेक्टर के लिए काफ़ी मुस्बत होती हैं उनकी अर्निंग्स के लिए। तो ये भी एक मेजर रीज़न है इस जो है बढ़ाव का इसकी। एहसन साहब, सिक्योरिटी के मसाइल हम देख रहे हैं और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ रही हैं। उसके अलावा फिर हम आम इंतखाबात के हवाले से देख रहे हैं कि जो महकमे हैं उनकी डायरेक्शंस डिवाइड है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ ये एक पेज पर नज़र नहीं आती, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है सेंटिमेंट्स के ऊपर। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल इस वक़्त जो है वो इनसिक्योरिटी है, रीजनल है, जियोपॉलिटिकल इनसिक्योरिटी भी है और बहुत ज़्यादा जो है इंटरनली भी जो है वो खदशात देखे जाते हैं। और आई थिंक कि ये जो मामलात हैं उसको ज़ाहिर है हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने ही देखना है किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और इंतखाबात के हवाले से जो डायरेक्शंस डिवाइड हो रही हैं उस हवाले से फाइनेंसर जो है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा शेक है। अगर ये ना होते इंतखाबात या हो जाए बर वक्त इंतखाबात, तो आप कहाँ देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को? अगर हो जाते हैं तो कहाँ देखते हैं और अगर मुलतवी हो जाते हैं तो कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हमें हमारे जो इनवॉइस हैं यानी कि वेस्टर्न इनवॉइस हैं उनकी तरफ से तरजीहात हैं कि इलेक्शन पर वक्त हों। आई थिंक कि जो हमारे जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें सिक्योरिटी या वेदर की कंडीशंस हैं, जिससे पहले हम देख रहे थे कि जो एक रीज़न बना था जिसमें कुछ करारदादें जो हैं सेनेट में पास भी हुई थी। आई थिंक कि जो अभी रिसेंट जो रेज़ोल्यूशन है वो उसका भी मामला सिक्योरिटी का ही है। तो जी। अगर कोई ऐसे मामलात आते हैं जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट सामने आता है, तो फिर उस सूरत के अंदर तो ये IMF के साथ भी जो कॉन्वर्सेशन है, ये सारी जो टॉक्स हैं उसके अंदर बात बन सकती है। लेकिन ज़ाहिर है एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। और अगर कोई सिक्योरिटी खदशात हैं जिसके अंदर ज़ाहिर है सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं वो बेहतर बता सकेंगी, आई थिंक तो उसके साथ अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। मार्केट
के अंदर हमने देखा है मुस्बत इस वक्त डायरेक्शन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से, जिसमें हमने देखा करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी देखी गई, ट्रेड डेफिसिट में कमी देखी गई, रुपये स्ट्रॉन्ग हुआ है, आज भी हुआ है और होता आ रहा है। तो आई थिंक कि जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कैपिटल मार्केट की, वो मुस्बत इकोनॉमिक इंडिकेटर से उसका दारोमदार होता है। रेमिटेंसेस का डेटा इंप्रूव हुआ है। आई थिंक कि अब जितनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको भी आगे 2.5% तक ग्रोथ जो है वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुस्बत डायरेक्शन में जा रही हैं, जो कि स्टॉक मार्केट को बहरहाल सपोर्ट करेंगी। बट पॉलिटिकल नॉइज़ या पॉलिटिकल टसल जो है वो बहरहाल मार्केट के अंदर जो है वो प्रेशर लेकर आता है। अच्छा एहसन साहब, लिमिटेड स्टॉक्स में हमने देखा कि पूरे हफ्ते काम हुआ। कौन कौन से लिमिटेड स्टॉक्स में आपने फ्लो देखा, वॉल्यूम लीडर कौन कौन से स्टॉक्स रहे, इस हवाले से का डिस्क्रिप्शन है आपके पास? देखिए, आई थिंक कि जो फॉरेन इंटरेस्ट है वो हमने देखा है कि लास्ट नवंबर के माह के अंदर तकरीबन $70 मिलियन और फिर उसके बाद दिसंबर में $65 मिलियन फोकस जो है फॉरेनर्स का बैंकिंग एंड ऑयल स्क्रिप्स की तरफ है, जिसकी वजह से ऑयल एंड बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया, फॉलोड बाय पावर स्टॉक्स, जो कि पावर स्टॉक्स लोकल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर जो है हाई डिविडेंड यील्ड्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आई थिंक कि वहाँ पर भी जो है वो ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जो है मेनली गर्मी रही, जिसकी वजह से मुस्बत डायरेक्शन देखा गया। 2023 में 67,000 का लेवल टच किया था हंड्रेड इंडेक्स ने तारीख में पहली बार। क्या आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में, एक माह में, 2 माह में 67,000 का लेवल दोबारा से क्रॉस होगा, हंड्रेड इंडेक्स करेगा? क्या उसके अंदर इतना पोटेंशियल है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेमिटेंसेस ग्रो हुई हैं 13% तक हमने देखा कि माह दिसंबर के अंदर, और फिर उसके बाद हम जिस तरह ट्रेड डेफिसिट को तकरीबन 34% श्रिंक होते हुए हमने देखा, फिर हमने देखा कि जो हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं उसमें 22% का इजाफा हुआ। तो आई थिंक कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, रुपी स्टेबिलिटी उसके साथ है, और फिर हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट की भी हाईएस्ट लेवल पे जो है वो परफॉर्म या रिकॉर्ड परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करें सारे ग्लोबल मार्केट्स में। तो आई थिंक कि ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस देखा जा रहा है, हुतीज़ अटैक हो रहे हैं और फिर यूएस के अटैक्स हुतीज़ पर हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस के अंदर भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है, जिससे कैपिटल मार्केट के अंदर स्पेशली ऑयल स्क्रिप्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट आ गया है। एहसन साहब, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स स्लाइडली इंप्रूव तो हुए हैं, लेकिन कर्जों का पहाड़ इस वक्त रियासत के सामने खड़ा है। इस साल हमने $25 अरब के कर्जे अदा करने हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर रोल ओवर हो भी जाते हैं, रीशेड्यूल हो भी जाते हैं, तो 12 से 13 अरब डॉलर तो हमने कर्जों की मद में देने हैं, सूद की अदायगी इसके अलावा है। इसके अलावा मुल्क चलाने के भी जेब में पैसे नहीं है, और रिजर्व्स जो हैं वो हमने सब अपने दोस्त ममालिक से लिए हुए हैं। तो आप नहीं समझते कि ये साल 2024 में चैलेंजेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू 2023? देखें, ये जो 2024 है इसके अंदर चैलेंजेस जो हैं वो इसमें हमें देखना है कि तकरीबन $24 बिलियन से $27 बिलियन की अदायगियाँ हैं इसके अंदर, हमारे जो लोन्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस इसमें सर्कुलर डेट क्राइसिस का ख़त्म करना, और फिर ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट का कम होना, इन्फ्लेशन 29% को तजावुज़ की गई है। आई थिंक उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट भी पर मुस्तहकम है, काफ़ी वक्त से है। तो आई थिंक कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी है, फिर इसके अलावा जो है वो सर्कुलर डेट क्राइसिस, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज ने काफ़ी ज़्यादा वो लॉस कर रही हैं, और आई थिंक कि इसको भी हमने इन लॉस को ख़त्म करने के लिए प्राइवेटाइज करना है। तो आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से इस वक्त अनसर्टेनिटी देखी जा रही है, और आगे भी जाकर चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए कि इस रेजोल्यूशन वो लेकर आए। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साल 2024 चैलेंजेस का साल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमन अमान की खराब सूरत हाल एक बड़ा चैलेंज उभर के सामने आया है। स्टॉक मार्केट परफॉर्म तो बहुत अच्छा करी है, लेकिन सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा शेक हुए हैं सरमायाकारों की। जाहिर सी बात है, जब आम इंतखाबात का दंगल बच चुका है, आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, महकमों की डायरेक्शंस डिवाइड हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर अमन अमान की खराब सूरत हाल, इन सब के बनात को देख के फाइनेंसर, ब्रोकर और इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा शेक है, उसके सेंटिमेंट्स वीक है। क्या है कि अब क्या होगा, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि पाकिस्तान भर के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें एक अनसर्टेनिटी है। बहरहाल थोड़े दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि होगा क्या, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग पर आया ज़रूर है। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत 100 इंडेक्स जो है वो बेहतर हुआ है। जाहिर सी बात IMF से हमारा लोन अप्रूव हुआ है, तो उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव ज़रूर आया है। लेकिन बहरहाल चैलेंजेस से भरपूर साल 2024 है। इसमें हमारी अबूरी हुकूमत और जो आइंदा हुकूमत है उसके बारे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। यहाँ वक्त ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आईएमएफ ने हमारी ट्रांच मंजूर कर ली है और स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत हमें 70 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। रिजर्व्स हमारे बेहतर हो जाएंगे और जब रिजर्व्स हमारे बेहतर होते हैं तो हम देखते हैं कि अमरीकी डॉलर जिसका एक बड़ा शोर मचा हुआ है कई सालों से, उसकी कीमत में कमी होती है और रुपया हमारा बेहतर हो जाता है। आइंदा आने वाले दिनों में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर कहाँ पर ट्रेड होगा, ओपन मार्केट में डॉलर कहाँ पर ट्रेड होगा, स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स ने जो ग्रे मार्केट का एक बाजार गर्म किया हुआ था वो इस वक्त कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम पॉइंट्स पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसी हवाले से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद मलिक बोस्तान, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर हम देख रहे हैं कि वीक होगा एज़ कम्पेयर टू रुपी, रिजर्व्स हमारे थोड़े बेहतर हो जाएंगे, तो क्या समझते हैं इंटरबैंक मार्केट और रुपये मार्केट में डॉलर कहाँ पर ट्रेड होता हुआ जाएगा, कहाँ पर आप देखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके वसात से तमाम नाजरीन को नया साल मुबारक, और नया साल पाकिस्तान को इंशाल्लाह इकानमी को मुस्तकम करेगा और पाकिस्तान नए रिकॉर्ड बनाएगा। और टेक ऑफ पाकिस्तान की इकानमी कर चुकी है और हर चीज़ प्लस में, एक्सपोर्ट आपके सामने प्लस हुई है, वर्कर इंडेक्स प्लस हुई है, करंट अकाउंट प्लस हुआ है, स्टॉक प्लस हुआ है, रुपया प्लस हुआ है। ये प्लस का जो हिस्सा है ना पाकिस्तान को मैं सुपर प्लस में ले जाएगा। और पाकिस्तान की जो आज IMF का जो इजलास था कल रात को, 70 करोड़ डॉलर की किस्त वो मिलेगी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। हालांकि IMF को ये खानदानी दिलाई कि जो भी एग्रीमेंट होगा हम उसकी पासदारी करेंगे, लेकिन उसका भी असर नहीं लिया IMF ने, ना ही मार्केट ने। तो ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। ये इसकी 70 करोड़ की बजाय पाकिस्तान को और जितने भी फंड मिलने हैं वो मिल जाएंगे वर्ल्ड बैंक से, IMF से, इसी तरह तकरीबन 20 अरब डॉलर मिलने हैं इस साल में। तो पाकिस्तान को इस वक्त स्पेशल तौर पर जो हुकूमत, निगरान हुकूमत और चीफ आर्मी स्टाफ खास तौर पर, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करते हूँ, जिनकी कोशिश से पाकिस्तान की जो मैशत पटरी से उतर चुकी, पटरी पर चढ़ चुकी है और तेजी की तरफ रवां दवा है। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल का जो MOU साइन हुए, आपको पता होगा सऊदीया में फ्यूचर मिनरल की कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। हमारे वजीर जो है नकदी हैं वो वहाँ गए होंगे और रेकॉर्ड का मनसूबा उम्मीद है किसी हफ्ते में साइन होगी। बहुत बड़ा मनसूबा है। सऊदी अरब इसमें तकरीबन 25% शेयर लेना जाए। इसकी वैल्यू जो सऊदी ने लगवाई है इंटरनेशनल मार्केट को 500 अरब डॉलर लगाई गई है। और अगर 25% लेता है तो इसमें पाकिस्तान को इसको 25 अरब डॉलर के शेयर अगर वो खरीदता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने दुबई, कुवैत, सऊदी के साथ बहुत बड़े MOU साइन किए हैं। अब फाइनल एग्रीमेंट होते हैं तो पाकिस्तान को काफी हद तक एक्सपोर्ट भी मिलेगी और पे भी प्लस होगा। और इसके स्टॉक आपने देखा नए 67,000 को शायद तोड़ के 70,000 की तरफ चला जाए। तो अल्लाह करे ये सारे मायदे जो हुए हैं, MOU साइन हुए, ये पाए तकमील को पहुंचे। तो ये पाकिस्तान की बड़ी खुशखबरी है आवाम के लिए। डॉलर देखो मुसलसल गिर रहा है और हमने जैसे 330 पर था तो मैंने कहा था ये इंशाल्लाह 250 तक जाएगा। तो लोग उस वक्त मजाक उड़ाते थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 400-500 की बातें हो रही थी। आज लोग ज्यादा मैं सुनने में आता है, जहाँ भी मैं कहीं जाता हूँ डॉलर 250 में आएगा, मैं इंशाल्लाह जरूर आएगा और इंशाल्लाह हम करीब आएगा। हाँ जी मलिक साहब, आपकी तो गुफ्तगू से मैंने ये नतीजा खस किया है कि हमारे जितने भी मुआशी मसाइल हैं वो सब खत्म हो गए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि 2024 हमारी तरक्की का साल है। लेकिन मुझे ये बताएं कि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई है, बिजली और गैस की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई है, पाकिस्तानी कर्जों का हजम मजमूई तौर पे तकरीबन 70,000 अरब रुपए तक पहुँच गया है। उभरी हुकूमत ने आते ही कर्जों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है, टैक्सों की चोरी मुस्तकिल बढ़ रही है, लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे, नॉन फाइलर सिस्टम है, आज भी स्मगलिंग नेटवर्क मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। ये तमाम मसाइल तो हमारे सामने खड़े हुए हैं। इन मसाइल को हम कैसे काबू पाएंगे? डॉलर हम लिक्विडिटी क्रंच जो है वो आपके जरिए थोड़ा बहुत कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन हमारे सामने जब कर्जों का पहाड़ खड़ा हुआ होगा तो उसका भी तो एक नेगेटिव इंपैक्ट रिजर्व्स पर आएगा। तो इतने ज्यादा चैलेंजेस तो हमारे सामने खड़े हैं, कैसे हम काबू पाएंगे? देखो नीयत अच्छी हो और आपकी नियत तो पाकिस्तानियों की हमेशा से अच्छी होती है, हमारी तो नियत अच्छी है, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज हैं वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। नहीं देखो ना उम्मीद ही नहीं, हमने अल्लाह पे हमें यकीन है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और पाकिस्तान ने जो मैंने बताया ये चीजें जो हुई हैं ये तो रिकॉर्ड हुई है ना। आप देखो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है जो कि दो अरब से ज्यादा से नहीं। हमारी एक्सपोर्ट जरूर इंक्रीज हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 240 करोड़ डॉलर। मगर क्या हम अपने एक्सपोर्ट का टारगेट साल के अख्ताम तक हासिल कर पाएंगे? क्या हम अपने रेमिटेंसेस का टारगेट साल के अख्ताम तक हासिल कर पाएंगे इतनी महंगी बिजली और गैस से?
नहीं, ये ज़रूर है आपकी बिजली महँगी, हुकूमत को जो है आईपीपी के साथ अपने माहदों को रिव्यू करना है, जैसे आपने कि वो पुराने जो माहदे हैं वो 24 में ख़त्म हो रहे हैं जी। और नए माहदे जो होंगे तो ज़ाहिर है वो माहदे तो पाकिस्तान की मईशत में ना का नासूर थे और ऐसे ही छोरा घोपा गया कि पाकिस्तान मईशत से बात संभल नहीं सकी। हर जी। साल 27 अरब मुफ़्त उन्हें कैपेसिटी चार्जेज़ में देते हैं, जो पाकिस्तान को खड़े ही नहीं होने देते। अब जो भी हुकूमत आती है उसका एक ही काम होता है, वो कर्ज़े जो है द रोल ओवर करो और कर्ज़े जो है और मज़ीद हासिल करो। यही अपनी वो कामयाबी का झंडा लहराते हैं। लेकिन अब इस हुकूमत में और ख़ास तौर आर्मी ने जो फैसिलिटेशन की दी और जो उम्मीद दिलाई है, मैं जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, ये माइनरल जो है पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 अरब के ज़ेर ज़मीन मादनियात हैं जो पाकिस्तान की मगर तरक्की हम का तो रास्ता रॉ फॉर्म में पाकिस्तान दे रहे हैं, दूसरे ममालिक जो यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम रॉ फॉर्म में दे रहे हैं। अगर हम उसको वैल्यू एडिट की तरफ लेके जाते और एग्रीमेंट के अंदर ये शर्त शामिल कर लेते कि आप इधर ही इसको प्योरीफाई करें और फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे हमारी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होता। आप नहीं समझते कि हमें ये शिक शामिल करनी चाहिए थी मुआहदों में? पहले, लेकिन अब जो मैं यहाँ बाकायदा प्लान लगाए जाएंगे जो कि वैल्यू एडेड की जितनी भी उसकी परसेंटेज तय करेंगे, फर्ज की कोई भी डेकोडेक्स को मंसूबे और उसकी उसी से चांदी के, सोने के, तांबे के बहुत बड़े ज़खायर हैं, तो अब प्लान के जरिए उनकी जब भी एक्सपोर्ट होगा तो उसके परसेंटेज निकाली जाएगी और उसके मुताबिक उसको बुक किया जाएगा। तो ये एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी क्योंकि मादनियात की तरफ पूरी दुनिया जा रही है। आगे आने वाले दिन 2050 तक ज़ीरो एनर्जी, पेट्रोल और ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं, इलेक्ट्रिक पे गाड़ियाँ आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक पे सब चीज़ें आने वाली हैं। तांबे की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। तो रेकोडक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जो है रिज़र्व दिए हैं और सऊदीया जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने ब्राज़ील में भी किया, पाकिस्तान में भी करेगा। तो ये मैं समझता हूँ तांबे की जो जैसे हुकूमत ने कहा हम इसकी पैदावार 8 गुना बढ़ाएँगे। तो ये हमारी एक्सपोर्ट अब रवायती एक्सपोर्ट की बजाय मादनियात में और दूसरी चीज़ों में हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान ज़रूर अपना टारगेट हासिल कर लेगा। अच्छा ये बताएं मलिक साहब, डॉलर की स्मगलिंग पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है या काफ़ी हद तक कम हुई है? देखो काफ़ी हद तक कम हो गई है, मुकम्मल तो ज़ाहिर है इतने बड़े बॉर्डर है, इतने बड़े अफ़गानिस्तान का मसला है और पाकिस्तान के जो लोग जा रहे हैं बाहर देखो ना इस दफ़ा जो 65 लाख पासपोर्ट जारी हुए और 8 लाख लोग बाहर चले गए हैं और उसमें पाकिस्तान में लोग जो है इस वक़्त रोज़गार की गरज से बैरून मुल्क जाके सरमायाकारी करेंगे, यहाँ उनको जो है इस वक़्त एतमाद नहीं रहा, जो एतमाद जो है सियासी हुकूमतें आती हैं और उसके बाद 4 मुल्क की केयर टेकर आई है, लेकिन इसने मिशन को सँभाला ज़रूर है। लेकिन आगे महीने अल्लाह करे इलेक्शन खैर खरीद से हो गए, पुरअमन हो जाए। जैसे अभी से हमारी कुछ जमातें जो हैं वो शोर मचा रही हैं कि ये अगर न हुआ तो खून की नदियाँ बहा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इस तरह की धमकियों से और मायूसी फैल रही है और टेररिस्ट इलेक्शन अटैक होता दिन ब दिन बढ़ते इलेक्शन जा रहे हैं। इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं आप? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखो इंशाल्लाह इलेक्शन ज़रूर होंगे, होने भी चाहिए। इलेक्शन में ही पाकिस्तान की बेहतरी है और चार्टर वाला कानून अगर पहले हो जाता है, तो मैं समझूँ जो भी जमात आ जाए उसको सबको ने उसको सपोर्ट करना है और पाकिस्तान को मैशती माशी इस्तेकाम नसीब करना है। अच्छा आखिर में ये बता दें कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर को कहाँ देख रहे हैं? क्या वाकई इंटरबैंक में डॉलर 250 रुपये पे आ जाएगा, ओपन मार्केट में डॉलर 251 रुपये का हो जाएगा? क्या ये फिगर्स हम अपने जहनों में बिठा लें, खुश हो जाएं? 330 रुपए से डॉलर कम हो गए, 280 पे आ गया और 250-30 रुपए का फ़र्क है और ये भी इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा ये फंड जो मैंने बताए आने आएँगे जो ही पाकिस्तान का रुपया जो मजबूत होगा डॉलर 250 क्या 250 से भी नीचे जा सकता है। इंशाल्लाह हमारी पूरी अल्लाह ताला से उम्मीद है, हमें यकीन है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जिस तरह इकॉनमी बेहतर हो रही है, हर चीज़ बेहतर हो रही है, प्लस में जा रही है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इस क्राइसिस से भी निकल आएगा और जो भी इस वक़्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो तलवार है वो जो कर्ज़े हैं 24 अरब डॉलर के इस साल हुकूमत ने वापस करने हैं, उसमें 13 अरब डॉलर रोल ओवर वाले हैं और बाकी 11 अरब डॉलर सूद के और कर्ज़े वापस करने की भी बहुत बड़ा टारगेट है हुकूमत के लिए, जो कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है किसी तरह इसको पाकिस्तान जो है बर वक़्त अपनी चीज़ें पूरी करे और जो कर्ज़े रोल ओवर हो सकते हैं उन्हें रोल ओवर कराए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मोहसान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कर्जों का पहाड़ खड़ा हुआ है, कर्जों की अदायगियाँ करनी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है साल 2024 में। बहरहाल हुकूमत कोशिशें कर रही है, चाइना डेवलपमेंट बैंक और दीगर कमर्शियल बैंकों से रब्ता शुरू हो गया है और ये एक बहुत बड़ा टारगेट है हुकूमत के लिए कि वो अपने रिजर्व्स को बेहतर करे। बहरहाल IMF ने हमें किस्त जारी करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अप्रूवल दे दी है। आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की पोजीशन वीक होगी एज कम्पेयर टू रुपी, रुपया मजबूत होगा, डॉलर मजीद सस्ता होगा, ये कहना है मलिक बोस्तान का। लेकिन चैलेंजेस अभी मौजूद हैं। डॉलर की स्मगलिंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी हद तक कम हुई है, मलिक बोस्तान का ये कहना है। हमारी कोशिश जारी है कि हम जितना क्रैकडाउन स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ कर सकते हैं करें, ताकि डॉलर स्मगल ना हो और पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, अब हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। सनतों के मसाइल जू के तू हैं। सिंध और बलूचिस्तान के सनतकार इंतहाई परेशान हैं। PM से मुलाकात भी की थी, उसके बावजूद भी मसला हल नहीं हुआ। मुतालिका मिनिस्ट्री को मुतादिद खतूत लिखे, उसके बावजूद भी मसला हल नहीं हुआ। टैरिफ दिन ब दिन बढ़ रहा है और इससे जो सिंध और बलूचिस्तान की एक्सपोर्ट हैं वो दिन ब दिन घट रही हैं। सनतकार इंतहाई परेशान है। इंडस्ट्रियल जोन्स में सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जावेद बिलवानी, सरपरस्त आला हैं पाकिस्तान हुजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सिंध और बलूचिस्तान के जो सनतकार हैं इंतहाई परेशान हैं, एहतजाज भी किया, बैनर्स भी लगाए, PM से मुलाकात भी की, मुतालिका मिनिस्ट्री को मुतादिद खतूत भी लिखे, वफाकी जो वजीर पेट्रोलियम है उनसे भी मुलाकात की। कुछ हुआ है, कुछ ग्रीन सिग्नल्स मिला है आपको, या मसाइल जू के तू हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, हमने प्राइम मिनिस्टर को सारी प्रेजेंटेशन दी, सब बातें हुई। प्रेजेंटेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, ये आपके ऊपर लोड डाला जा रहा है क्रॉस सब्सिडी का। और उसी वक्त उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी फाइनेंस मिनिस्टर को और एनर्जी मिनिस्टर को कि आप इनके साथ बैठ के इनका मसला हल करें। क्रॉस सब्सिडी क्यों ली जा रही है, इनसे क्यों फर्टिलाइजर को इनसे पैसे क्यों ले जा रहे हैं और फर्टिलाइजर को सस्ती गैस क्यों दी जा रही है, सब बातें हुई जी। मगर कोई उस पर कुछ भी लाए अमल नहीं हुआ। और उसके बाद जो है उन्होंने एक नया डाल दिया RLNG का, कि RLNG जो है वो इंडस्ट्री के अंदर 80-20 और 60-40 के रेशो से मिक्स करके वो भी चार्ज करेंगे। मतलब इन्होंने और रेट बढ़ा दिए, जो पहले 2100 और 2400 जो रेट थे, आज वो रेट जो है वो 3200 के हो गए हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा कि 2500 रुपये और 3200 रुपये और मजीद रेट बढ़ा दिए गए। और हालांकि चीफ मिनिस्टर सिंध ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि सिंध के अंदर से गैस सबसे ज़्यादा निकलती है जी। और आर्टिकल 158 के हिसाब से जो है सिंध का राइट है कि पहले उसको गैस जो है वो खुद इस्तेमाल करे और जो बच जाए वो दूसरों को दे। तो लिहाजा इतनी गैस सिंध में निकलती है कि सिंध में RLNG की भी जरूरत नहीं है और सिंध के अंदर जो है गैस की लोड शेडिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो होने पे सुहागा ये कि अभी SSGC ने एक नोटिस निकाला है, उस नोटिस के अंदर इन्होंने कहा है कि फ्राइडे और सैटरडे को आप फैक्ट्री बंद रखें और संडे को चलाएं जी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि SSGC हमें जो है इंडस्ट्री को ऑर्डर कर रहा है कि आप इस दिन चलाएं इस दिन ना चलाएं। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट वैसे ही कम हो रहा है और मजीद इन्होंने रेट बढ़ा दिए और इंडस्ट्रियां बेहिसाब बंद हो जाएंगी। और अभी हेमटेक के अंदर जो लोग गए हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि हम कोई माल ही नहीं बेच पा रहे। क्यों नहीं बेच पा रहे? कि हमारी कोई कॉस्टिंग का ही हमें नहीं पता। हम कॉस्टिंग आज क्या करते हैं कल कुछ और हो जाती है। कभी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि हर 15 दिन में रेट चेंज होते हो, हर 10 दिन में रेट चेंज होते हो। जिस तरह ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने इतनी प्राइस इंक्रीज की हो। अब आप देखें ना कि इन्होंने तकरीबन जो है 200% और तकरीबन 118% एक प्राइस इंक्रीज की, फिर दूसरी दफा दोबारा इंक्रीज की। ये केयर टेकर गवर्नमेंट इस तरह प्राइस इंक्रीज कर रही है जी, वो कैसे हो सकता है? और इंडस्ट्री जो है इस वक्त, हालांकि हेमटेक के अंदर होम टेक्सटाइल और टेक्सटाइल का सीजन और लोग माल बेचने जाते हैं जी, वो इतने बेचारे कंफ्यूज हैं कि हम माल कैसे बेचें। अच्छा, मुझे जावेद साहब एक बात बताएं, जब आइन में शिक मौजूद है कि जहाँ से गैस निकलेगी तो वहाँ के रिहायशी उस गैस को सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे और फिर जो बच जाएगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर RLNG इस्तेमाल करने का प्रेशर, तो क्या इस हवाले से आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि CM सिंध तो खुद साबिक जस्टिस रह चुके हैं। अदालत में हम गए हैं, अदालत ने हमें बोला है कि आप जो है कोर्ट के अंदर जो है प्राइस जो पुरानी थी उस प्राइस के ऊपर बोला आप जो है वहाँ SSGC में जमा कराएं और बैलेंस जो अमाउंट है वो कोर्ट में जमा कराएं। समझे? हम तो चाहते हैं कि अदालत फौरन फैसला करे और फौरन कुछ करे, क्योंकि हमारे तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि जब ये रेट बढ़ाते हैं तो हमारा
सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बढ़ जाता है एसएसडीसी के अंदर। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमें तो बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा है कि बाकायदा कोई प्लानिंग की जा रही है कि कराची की इंडस्ट्री को बंद किया जाए। ये पहली दफा ऐसा हम देख रहे हैं कि आरएलएनजी इस्तेमाल करने का इतना प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, ये पहली दफा हो रहा है जावेद साहब? नहीं, मुझे आप बताएं ना, ये तो यार इतनी प्राइस तो कभी 70 साल में इस तरह नहीं बढ़ी यार। अच्छा, आरएलएनजी अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप बराबर हो जाएंगे पंजाब प्रोविंस के, क्योंकि पंजाब की जो सनतें हैं वो भी पंजाब के अंदर और कराची के अंदर मामला डिफरेंट है जी। पंजाब के अंदर क्या है, वहाँ बायोमास मिल जाता है, वहाँ पानी जो है बोरिंग से फ्री मिल जाता है। कराची के अंदर पानी तो आपको मालूम है किसी घर के अंदर ही पानी नहीं है, यहीं का पानी चोरी करके यहीं के रिहायशियों को दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो आइंदा वाले दिनों में एक्सपोर्ट की फिगर्स को कहाँ देख रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को कहाँ देख रहे हैं? ये हर महीने एक्सपोर्ट की फिगर्स कम होती जाएगी, क्योंकि लोग अपने ऑर्डर्स पूरे कर रहे हैं और कमिटमेंट पूरे कर रहे हैं। हालांकि उनको नुकसान हो रहा है, जो अभी शिपमेंट्स हो रही हैं जी, उनमें सब नुकसान हो रहा है। और फिर ऊपर से एक रेड सी का मामला हुआ है, वो एक अलग मामला है, रेट बढ़ गए। बिल्कुल नए नए मसले होते ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट तो सिर्फ फिगर, इस वक्त जो मिनिस्टर एनर्जी या जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ फिगर्स देखते हैं कि ये पैसे बढ़ा दो तो इतने पैसे बढ़ जाएंगे, ये कर दो तो ये हो जाएंगे। मगर ये सोचना चाहिए जो देने वाले हैं अगर वो ही खत्म हो जाएंगे तो आपको कौन देगा? बिल्कुल दुरुस्त फरमाने। आखिर में मैं ये एक्सपेक्टेशन रखूं कि साल 2024 में कुछ बेहतरी आएगी या साल 2024 साल 2023 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए? ठीक है, ये तो एक्सपोर्ट तो कम ही होती जाएगी बज़ाहिर, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको उसका कोई रोड मैप मिलना चाहिए। आपके अंदर आपके एनर्जी की प्राइस पूरे साल के फिक्स होने चाहिए ताकि आप सौदा कर सके, आप माल बेच सकें। आपको यही नहीं मालूम कि कल मेरा आप सौदा जो करते हो 4-4 महीने 6-6 महीने का सौदा करते हो, आपको हर महीने रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप कहाँ से कारोबार करोगे? कहाँ से कारोबार होगा, कैसे कारोबार होगा? बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक्सपोर्ट के लिए कोई मजबूत पॉलिसी लानी होगी, फिक्स प्राइस करने होंगे एनर्जी के, अदरवाइज एक्सपोर्ट सेक्टर ऐसे ही प्रॉब्लम का शिकार रहेगा। टेक्सटाइल की फिगर्स डिस्टर्ब हैं, एक्सपोर्ट हर महीने गिरेगी, ये कहना है जावेद बलमानी का, जो पैक्टर इन चीफ हैं पाकिस्तान हौजी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। और उनका कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो रेड सी के मामलात हैं उससे एक्सपोर्ट मुतासर होगी, फ्रेट चार्जेस इंक्रीज़ होंगे। ओवरऑल इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान है। उबरी हुकूमत में अब सिंध और बलूचिस्तान की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा तजब्जुब का शिकार हैं और उनका कहना है कि वो अदालत भी जाएंगे और अपील करते हैं कि हुकूमत गैस प्राइसेस और गैस प्राइसेस के हवाले से कोई हिकमत अमली, मौसर हिकमत अमली मुतारिफ करे ताकि एक्सपोर्ट बेहतर हो सके, जो इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं वो दोबारा से खुल जाए और बेरोज़गारी की शरह जो उस वजह से बढ़ रही है वो कंट्रोल हो जाए। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।